और इस वक्त कानपुर से खबर आ रही है, जहां पर अस्पताल में किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। हृदय रोग संस्थान में इको जांच के लिए पहुंची थी किशोरी। इको करने वाले कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है किशोरी ने। परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। महिला उत्पीड़न कमेटी के अध्यक्ष से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है कि आखिर क्या इस लड़की के साथ छेड़छाड़ किया गया। जिस कर्मचारी ने इको करने के लिए इसकी जांच की, क्या उसकी तरफ से किसी तरह का छेड़छाड़ किया गया है, इस बात को लेकर अब बताया जा रहा है कि शिकायत दर्ज करा दी गई है परिजनों की तरफ से। महिला उत्पीड़न कमेटी के अध्यक्ष से 48 घंटे में रिपोर्ट भी तलब किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है और इसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है। तो कानपुर से खबर है, जहां पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, वो भी अस्पताल में। बताया जा रहा है किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगा। हृदय रोग संस्थान पहुंची थी इको जांच कराने के लिए। जब किशोरी की जांच हो रही थी, उसी वक्त इको करने वाला कर्मचारी उसके साथ छेड़छाड़ करता है। इस बात का आरोप उसके परिजनों ने लगाया है। परिजनों की शिकायत पर अब जांच शुरू कर दी गई है। और मेरठ से खबर लेते हैं, जहां पर ब्यूटी पार्लर के आड़ में चल रहा क्लिनिक। ब्यूटी पार्लर में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। एएनएम के घर में ब्यूटी पार्लर के आड़ में चल रहा था क्लिनिक। सीएमओ ने जांच टीम गठित कर दी है। थाना रोहटा क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बहुत बड़ी लापरवाही है। मेरठ से यह खबर आ रही है, जहां पर ब्यूटी पार्लर की आड़ में क्लिनिक चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है ब्यूटी पार्लर में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। एएनएम के घर पर इस ब्यूटी पार्लर के आड़ में क्लिनिक चलाया जा रहा था, जहां पर इस जो महिला थी, गर्भवती महिला, उसको एडमिट कराया गया था। लेकिन जब उसका ऑपरेशन किया गया, जब बच्चा होने वाला था, तो बताया जा रहा है कि इस दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है। फिलहाल सीएमओ ने जांच टीम गठित कर दी है और पूरी जांच को अपने जिम्मे लेते हुए जांच की बात कह रही है। जांच में जो भी सही पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। थाना रोहटा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ब्यूटी पार्लर की आड़ में एक एएनएम वहां पर प्रसव क्लिनिक चला रही थी और इसी दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। अब सीएमओ ने इस पूरे मामले में जांच बिठा। तो मेरठ से खबर है, जहां पर एक ब्यूटी पार्लर की आड़ में क्लिनिक चलाया जा रहा था। इस पर बातचीत करने के लिए निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ आए हैं। निखिल, किस तरह से और कब से ये यहां पर ब्यूटी पार्लर के आड़ में क्लिनिक चलाया जा रहा था और अब किस तरह की कार्रवाई इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर मेरठ है और मेरठ में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फिर सवाल में सोचने लायक विषय है कि स्वास्थ्य महकमा आखिरकार क्या रहा है। जिस तरीके से ब्यूटी पार्लर की आड़ में एक एएनएम, जो कि उस काम के लिए ट्रेंड भी नहीं है, वो एएनएम अपने यहाँ प्राइवेट क्लिनिक चला रही थी और इलाके के लोगों का प्रसव कर रही थी, उसमें हादसा हुआ है, जहां पर एएनएम ने अपने ही घर में जो ब्यूटी पार्लर है उसमें ही प्रसव करा डाला और जच्चा बच्चा की वहां पर मौत हो गई है। ग्रामीणों में आक्रोश है और इस बात को लेकर अब सीएम ने इस मामले में जांच टीम गठित कर दी है। जांच टीम आ जाएगी और पूरे हालातों की जानकारी लेगी, किन हालातों में वहां उसे भर्ती कराया गया और क्या वहां पर उससे वसूली की जा रही थी या फिर और दूसरी वजह थी। तो इस पूरे मामले पर जांच होगी और इसके बाद इसमें एक्शन भी होगा। ये जो एएनएम है, ये सरूपुर ब्लॉक में तैनात है और यह रोहटा में अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रही थी, वहीं पर जच्चा का प्रसव कराया गया। तो पूरे मामले में जांच टीम गठित कर दी गई। अब देखना होगा कि अचानक उसे वहां पर एडमिट कराया गया या पहले से ये सब कुछ हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल, जानकारी के लिए। और लोकसभा चुनाव में राममय माहौल तैयार करने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने साझा रणनीति तैयार की है। इसके जरिए अब देश के करोड़ों राम भक्तों को अभियान से जोड़ने की तैयारी है। साथ ही उन बस्तियों तक भी संदेश देने की कोशिश होगी जहां अब तक किसी भी सियासी दलों की नजर नहीं पड़ी है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। लखनऊ से दिल्ली तक और राम मंदिर से लोकसभा चुनाव तक महामंथन से 24 का विजय अमृत निकल रहा है। भारत माता की, भारत माता की। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी साथ साथ रणनीति तैयार कर रही है। यहाँ तक कि शहर शहर
कलश यात्रा, अक्षत यात्रा और रथ यात्रा के जरिए राम भक्तों तक संदेश भेजा जा रहा है, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले देश में राममय माहौल तैयार किया जा सके और उन 100 करोड़ सनातनियों को साधा जा सके, जिससे अब की बार 400 पार के नारे को साकार किया जा सके। आरएसएस और बीजेपी का साक्षा प्लान। 22 जनवरी को आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। दलित और पिछड़े वर्ग की बस्तियों में कार्यक्रम। सामाजिक समरसता ही सर्वोपरि का संदेश देंगे। सबके राम का संकल्प दिलाया जा रहा है। जैन, बौद्ध समेत सभी संप्रदाय के लोगों को जोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां वहां ये आयोजन होगा, पर अक्षत बांटना, लोगों को निमंत्रण करना के कार्यक्रम देखना है और मंदिरों में कार्यक्रम होना, यह तो 50 से अधिक देशों में होगा। यानी अब की बार राम के नाम चुनावी शंखनाद हो रहा है। पीएम मोदी खुद 22 जनवरी को विजयी उद्घोष करने वाले हैं। उससे पहले आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों एक साथ तैयारियों में जुटे हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे, यानी कि ये समन्वय बैठक बीएल संतोष के नेतृत्व में आरएसएस, विहिप और भाजपा की आयोजित हुई। इस बैठक में मंथन किया गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सहारे दलितों और पिछड़ों को साधने की रणनीति पर काम करना है और जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा उस दिन दलित बस्तियों में, पिछड़ों की बस्तियों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, अब वही मुद्दा 24 में फिर से हिट होने वाला है और अब की बार 400 पार का नारा देकर बीजेपी एक बार फिर चुनावी संग्राम में उतरने जा रही है। हालांकि विपक्षी दलों का सियासी कांटा अब भी न्योते पर ही अटका है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी और अगर आपका, हमारा, किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है? जिस तरह से सेलेक्टिव होकर के और सेलेक्टेड तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, वो आपत्तिजनक है। आस्था से भगवान बुलाते हैं तब लोग जाते हैं। जब अल्लाह बुलाता है, वाहे गुरु बुलाते हैं तो लोग जाते हैं। जब वो होगा तो जाएंगे। राम मंदिर से शुरू हुई इस चुनावी यात्रा में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैली भी होने वाली है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक बार फिर डिमांड में रहने वाले हैं और चुनावी मंच से जो आवाज उठेगी वो 100 करोड़ सनातनियों को एकजुट करने के लिए खास होगी। इसके लिए आरएसएस और बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। बस इंतजार 22 जनवरी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मायावती को इंडी गठबंधन में शामिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी एसपी बीएसपी के बीच पुल का काम कर रही थी, लेकिन इसी सियासी ब्रिज में षड्यंत्रकारी पुल अड़ंगा लगा चुका है, क्योंकि भरोसे की लड़ाई में मायावती अब अखिलेश को नसीहत भी दे रही हैं और खुद की सुरक्षा के लिए खतरा भी बता रही है। इंडिया गठबंधन में एक छत्र राज करने की कोशिश में अखिलेश अब मायावती के निशाने पर आ चुके हैं। पहले मायावती ने अखिलेश को दलित और महिला विरोधी बताया और अब समाजवादी पार्टी बेहद गंभीर आरोप लगा चुकी है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार के दौरान बीएसपी ऑफिस के पास ऊंचा पुल बना, जहां से अराजक तत्व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं। आज सुरक्षा को देखते हुए पार्टी की बैठकें निवास पर ही हो रही है। ऐसे हालत में यूपी सरकार दलित विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटे। यानी मायावती अब अखिलेश को दलित विरोधी और षड्यंत्रकारी घोषित करने का मन बना चुकी है। मायावती के इंडी अलायंस में शामिल होने को लेकर के जो पुल बनाया जा रहा था, उस पुल में ये पुल आड़े आ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुबह
ट्वीट कर इस पुल की वजह से खुद को और अपने पार्टी दफ्तर को असुरक्षित बताया है। ये पुल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाया गया था। मायावती ने अपने ट्वीट में साफ कहा है कि अराजक तत्व इस पुल के जरिए उनके पार्टी दफ्तर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके स्टाफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस पुल के चलते ही उनका पार्टी दफ्तर असुरक्षित हुआ, लिहाजा दलित महापुरुषों की मूर्तियों को उन्होंने अपने आवास में शिफ्ट किया। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।